हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश केसरी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसरी एजुकेशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पीयरमैन कोटि अंतर्विध अर्थात स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर मेथड द्वारा कोरिलेशन कैसे ज्ञात करते हैं। यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड ईयर सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात अधिगम का आकलन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 100% आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, जो कि आपको इस पेपर में अधिकतम अंक दिला सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से इससे संबंधित आने वाले किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं। साथ ही जितने छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य कर दें, और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और साथ ही बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दें, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सहसंबंध गुणांक, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में सबसे पहला यही वर्ड होता है कि सहसंबंध गुणांक किसे कहते हैं। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये सहसंबंध गुणांक जो आपका आता है वो आपके 12 नंबर में 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहेगा, सहसंबंध गुणांक किसे कहते हैं, और 10 नंबर का क्वेश्चन में आएगा कि आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहसंबंध गुणांक की। सहसंबंध गुणांक वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि दो चर आपस में किस सीमा तक संबंधित हैं, और उनमें से किसी एक में परिवर्तन होने से दूसरे में किस सीमा तक परिवर्तन होते हैं। अर्थात एक चर में परिवर्तन होने से दूसरे चर में क्या परिवर्तन हो रहा है, या दूसरे चर में परिवर्तन होने से पहले चर में क्या परिवर्तन हो रहा है, इस सीमा की मात्रा को हम सहसंबंध गुणांक कहते हैं। सहसंबंध गुणांक को हम जब वैल्यूज को निकालते हैं, उसके मान को निकालते हैं, तो उस वैल्यूज को हम इस टेबल की सहायता से इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उसका आपका एक मान आएगा, एक वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को कहीं ना कहीं आप इस टेबल के माध्यम से इंटरप्रेट कर सकते हो। जब तक आप वैल्यू को नहीं इंटरप्रेट करोगे तब तक आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए स्टूडेंट, इस टेबल को आप ध्यान से देख लीजिए और इसके वैल्यूज को अपने माइंड में फिट कर लीजिए। इसके वैल्यूज की हम बात करते हैं तो इसका वैल्यू +1 से -1 के बीच में वेरी करता है। ये ध्यान रखिएगा कि आपका मान 1 से अधिक नहीं होगा, 1 के नीचे ही होगा, बिलो 1 ही होगा। 1 से अधिक आता है तो आपका मान कहीं ना कहीं वो कहीं गलत है, आपने कहीं ना कहीं गलती की हुई है। तो आपका मान -1 से +1 के बीच में आएगा। अब हम बात करते हैं अगर मान 0 आता है, 0 मान के ऊपर जितने भी प्लस आएंगे वो अलग डिनोट करेंगे, और 0 के नीचे जितने भी माइनस के मान आएंगे वो अलग डिनोट करेंगे। तो 0 अगर मान आता है तो उसे शून्य से संबंध करते हैं, जो कि रेयर केस में आता है, कभी नहीं आता है। आपका मान हमेशा या तो पॉजिटिव में आएगा या तो निगेटिव में आएगा, लेकिन +1 से और -1 के बीच में आएगा। अगर आपकी वैल्यू +0.01 से +0.02 के बीच में है, या आपका मान -0.01 से -20 के बीच में है, तो आपका यह मान वेरी लो पॉजिटिव या वेरी लो निगेटिव मान कहलाएगा। अगर यही मान आपका +0.21 से +0.40 के बीच में है, या -2.1 से -0.40 के बीच में है, तो आपका यह मान लो लेवल का पॉजिटिव या निगेटिव कहलाएगा। इसी प्रकार अगर आपका यह मान 0.41 से 0.71, या फिर आपका मान -0.41 से -0.70 के बीच में आ रहा है, तो आपका ये मान मॉडरेट लेवल का पॉजिटिव या निगेटिव मान कहलाएगा। इसी प्रकार अगर आपकी वैल्यू 0.71 प्लस या +0.90, या फिर आपकी वैल्यू -71 से -90 के बीच में आ रहा है, तो आपका ये मान हाईली पॉजिटिव या हाईली निगेटिव कहलाएगा। इसी प्रकार अगर आपका मान 0.91 से 0.99 प्लस में आ रहा है, या आपका मान 0.91 से -0.99 के बीच में आ रहा है, तो आपका यह मान वेरी हाई पॉजिटिव या वेरी हाई निगेटिव कोरिलेशन का होगा। अगर आपका मान 1 आ रहा है प्लस में तो परफेक्ट आपका पॉजिटिव होगा, अगर आपका मान -1 में आ रहा है तो परफेक्ट निगेटिव होगा।
तो ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं। अगर ध्यान से देखिए तो आपका पहले में 1 का डिफरेंस रहा, दूसरे में 2 का डिफरेंस, तीसरे में आपका 3 का डिफरेंस, चौथे में आपका 2 का डिफरेंस आ रहा है और पांचवें में आपका 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये आप वैल्यू को माइंड में फिट कर लीजिए कि वेरी लो, लो, मॉडरेट, हाई पॉजिटिव, वेरी हाई पॉजिटिव और परफेक्ट पॉजिटिव, वो प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। अब हम कोरिलेशन को कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम अब फार्मूले के ऊपर आते हैं। हमारी सिलेबस में स्पीयरमैन क्रम अंतर विधि द्वारा सहसंबंध निकालने के बारे में बताया गया है। तो हमें यहाँ पर स्पीयरमैन क्रम अंतर विधि को ही जानना है। इसके लिए जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम रो से व्यक्त करते हैं। रो का मतलब हुआ स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक। रो इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूले को आप अपने माइंड में बहुत अच्छी तरह से फीड कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है जो 2018 में आया हुआ है। तो 2018 में केवल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, स्पीयरमैन क्रम अंतर विधि द्वारा सहसंबंध निकालने के सूत्र को बताइए या सूत्र बताइए। तो यहां पर आपको केवल और केवल आप फार्मूला लिख दिया, आपको 2 नंबर पूरा का मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा, इसमें कोई भी कटौती नहीं होगी। तो इसका फार्मूला फिर से फिट कर लीजिए, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन माइनस 1। हमेशा ध्यान रखें माइनस में है, एन स्क्वायर माइनस में है और 1 माइनस में है, कहीं भी प्लस नहीं है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है आपके एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में। तो आप फार्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, जिसमें आपका रो आपका स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक को शो करता है, समेशन सम को, जोड़ को, योग को शो करता है, डी स्क्वायर जो आपका डिफरेंस आ रहा है उसके वर्ग को शो करता है, और एन पूरे सदस्यों की संख्या या चरों की संख्या जो समूह में है उसको डिनोट करता है। तो आप इस वैल्यूज को और इस वैल्यूज के जो इंडिकेशन पॉइंट हैं डी एन, इसको अच्छे से ध्यान रखिए। एन टोटल नंबर ऑफ ग्रुप या टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, ये आपका मान हो गया। अब हम बात करते हैं किसी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे कोटि अंतर्विधि द्वारा, स्पीयरमैन कोटि अंतर्विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करें। तो इसमें आपको इसी फॉर्म में पेपर पैटर्न आएगा, इसी फॉर्म में दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि स्पीयरमैन कोटि अंतर्विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए और उसके परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं आइए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न में x और y दो वेरिएबल दिए गए हैं। x के जो वैल्यू हैं आप देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज दिए गए हैं। यहाँ पर 10 वैल्यूज का मतलब यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं, आपके प्राप्तांक हो सकते हैं, वेट हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इसी प्रकार y में देखिए, y में आपको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान दिए गए हैं। अब इन 10 मान को हमको सबसे पहले अपनी सारणी में, टेबल में फीड करना है। कैसे करते हैं? हमें ये पता है कि हमारा वेरिएबल जो है वो 10 प्राप्तांक का है, 10 वैल्यूज का है। तो हम सबसे पहले सीरियल नंबर देंगे 1 to 10। तो आप यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n को हमने 10 लिखा क्योंकि 10 वैल्यूज दी हुई है, 10 टाइम प्राप्तांक दिए गए हैं, इसलिए हमने 1 to 10 लिखा। अब हमारे टेबल में जो मान प्राप्त हुआ है, हमें जो मिला हुआ है उस मान को देखिए यहाँ पर। तो x का मान जो है 12 15 18 10 8 9 10 7 11 और 9, ये आपका मान दिया गया है x का। और y का मान दिया गया है 10 16 15 14 7 10 11 7 10 और 8। अब हम क्या करेंगे, इस मान को, इस वैल्यू को हम कहाँ फिट करेंगे? इस टेबल में फिट करेंगे। इस टेबल में फिट करने के लिए हमने क्या किया, x और y दो वेरिएबल हमने बनाए टेबल में, और x की जो मान हमारे पास क्वेश्चन पेपर में दिया है उसको हमने यहाँ पर फिट किया, और इसको हमने 12 15 18 10 8 9 10 7 11
और 9, इसको हमने x वेरिएबल में रखा। ऐसे ही y वेरिएबल में हमने 10, 16, 15, 14, 7, 10, 11, 7, 10 और 8 ये मान हमने फिट किया। ये मान हमने कहाँ से फिट किया? ये मान हमने ये जो टेबल आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं उससे हमने लेकर इसको फिट किया। अब अगला हमारा जो स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो स्टेप है हमें इसका रैंक देना। हम इसको रैंक कैसे देंगे? रैंक के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आप अपने माइंड में ये रख लीजिए कि जब भी आप रैंक देने लगो, सबसे हाईएस्ट जो स्कोर होगा, सबसे हाईएस्ट जो प्राप्तांक होगा, अधिकतम मार्क्स होगा, उसको हम 1 देंगे। तो आप देखिए एक्स में सबसे हाईएस्ट जो प्राप्तांक है वो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पर सबसे हाईएस्ट 18 दिखाई पड़ रहा है। 18 सबसे हाईएस्ट है, इसको हमने 1 दिया। फिर हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? 15 को हमने 2 दिया। उसके बाद हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? उसके बाद हमें दिखाई पड़ा 12 को हमने 3 दिया। उसके बाद फिर अगला जो उससे कम है प्राप्तांक, वो प्राप्तांक क्या है? 11 को हमने 4 दिया। 11 के बाद जो हमारा प्राप्तांक उससे कम में है वो आ रहा है 10, लेकिन 10 एक बार नहीं 2 बार आ रहा है। यहाँ पर डबलिंग हो रही है। यहीं पर कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि अब डबलिंग आ रहा है तो हम रैंक कैसे दें, क्रम कैसे दें। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? 4 तक आपने रैंक दे दी, 5 और 6 आपके पास रैंक है जो कि आपको देने हैं, लेकिन किसको दें? क्योंकि दोनों के मार्क्स सेम है, दोनों के स्कोर सेम है, वैल्यू सेम है। तो हमने क्या किया? दोनों के एवरेज ले लिए, दोनों को हमने जोड़ा, दोनों के एवरेज को उसके जो प्राप्तांक हैं, उस प्राप्तांक के जो उसके रैंक हैं, उसको हमने क्या किया? जोड़ लिया। तो आप देखिए उसके प्राप्तांक क्या है? 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, फिर 6 आएगा। तो 6 और 5 दोनों को हमने अगर जोड़ा तो कितना हुआ? 11 हुआ। 11 को फिर हमने क्या किया? उसका एवरेज निकाला, औसत निकाला, या हमने उसे 2 से भाग दे दिया, क्योंकि 2 हैं समान अंक के, हमने 2 से भाग दे दिया। तो कितना हो गया? 11/2 5.5। तो हमने इससे इक्वली 5.2 5.2 दोनों को दे दिया। अब नेक्स्ट उससे कम जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 10 के बाद क्या आ रहा है? 9। ठीक है, 9 देखिए, 9 भी आपके पास डबलिंग हो रही, 2 बार आ रहा है। अब फिर हम क्या करेंगे? अभी तक हमने क्या किया था? 5 और 6 को दे दिया था, 11 हो गया था। अब अगला जो संख्या हमारे पास क्या आएगी? 7 आएगी। लेकिन 7 भी आप 9 को दें या 10 को दें, क्योंकि 7 और 8 दो आपके पास रैंक है और दोनों ही इक्वल मार्क्स हैं। तो यहां भी हम वही करेंगे, 7 और 8 को दोनों को हम प्लस कर लेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, अर्थात दोनों का हम जो प्राप्तांक का रैंक है उसका औसत निकाल करके जो मान आएगा उसको हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 और 8 कितना आएगा? 15 को हमने अगर डिवाइड किया 2 से तो कितना आया? 7.5 और 7.5 हमने मान दे दिया। हमने क्या मान दिया? 7 और 8 तक हमने दिया। अगला जो हमारा जो अंक आएगा उससे कम आएगा, वो आपके पास क्या आ रहा है? 9 के बाद क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 8 को हमने 9 दिया। फिर उसके बाद उससे कम क्या आ रहा है? 8 के बाद 7 आ रहा है, 7 को हमने 10 दिया। इस तरह से हमारा ये रैंक जो है वो कंप्लीट हो गया। 10 आपके सीरियल नंबर हैं और हमने 10 रैंक दे दिया जो प्राप्तांक हुए हैं। इसी प्रकार हम y में आते हैं। y में अगर हम बात करते हैं तो y में आप देखिए 10, 16, 15, 14, 7, 10, 11, 7, 10 और 8। इसमें एक चीज देखिए ध्यान से, तो 10, 10, 10 3 बार ट्रिप हुई है, इसमें ट्रिपलिंग हुई, 3 बार आया हुआ है। देखिए करते हैं इसको, कैसे ये सॉल्व होता है, कैसे इसको रैंक देते हैं। तो सबसे हाईएस्ट इसमें रैंक देखिए, इसमें सबसे हाईएस्ट रैंक जो आपको दिखाई पड़ रही है वो दिखाई पड़ रही है 16 सबसे हाईएस्ट है, तो इसको हमने 1 दिया। उसके बाद 16 से कम है उसको हमने 2 दिया 15 को। उसके बाद 14 आ रहा है उसको हमने 3 दिया। उसके बाद 14 से कम जो आ रहा है वो 11 आ रहा है, उसको हमने 4 दिया। 11 के बाद जो उससे कम आ रहा है उसके बाद देखिए क्या आ रहा है? 10। लेकिन 10 क्या हो रहा है? 3 बार आ रहा है, इसकी 3 टाइम ये वैल्यू ये मान आ रहे हैं। और हमने कहां तक दिया? हमने ये मान दिया आपका 4 तक दिया। हमने 4 के बाद अपने हमारे पास क्या है? 5, 6, 7। तो 5, 6, 7 यहां पर आ रहा है, तो हमने क्या किया? तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दिया। तो 5 और 6 कितना? 11, फिर 7 कितना? 18 को हमने 3 से डिवाइड किया तो वो कितना हो गया आपका? 6। हमने इसको इक्वली 6 तीनों को दे दिया। देखिए यहाँ पर एक 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है और यहाँ पर हमने 6 दे दिया हुआ है। तो हमने क्या किया? तीनों को 6 मान दे दिया। तो हमने हमारा ये क्रम पूरा हो गया। अगला जो आपका डिजिट है 5, 6, 7 हमने दे दिया। अगला जो हमारा आएगा वो 8 आएगा। अब देखिए इसके
बाद जो आपका आ रहा है उससे कम 8 आ रहा है, 8 को हमने 8 दिया। उसके बाद जो आपका उसके वैल्यू कम आ रहा है, उसके बाद 9 आ रहा है, 9 में देखिए 7 आ रहा है और फिर 7 2 बार आ रहा है। इसका मतलब यहाँ डबलिंग हो रही है 9 और 10। 9 और 10 को फिर हमने जोड़ दिया, उसका औसत निकाला तो 9.5 इसको इक्वली हमने दे दिया। तो ये वैल्यूज आपके कहीं ना कहीं रैंक में डालने हैं प्रॉपर देख करके। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद R1 माइनस R2 निकालेंगे। तो D इक्वल टू R1 माइनस R2। R1 क्या है, पहले वेरिएबल के जितने भी मान हैं उनका रैंक, और R2 क्या है, दूसरे वेरिएबल के जितने भी प्राप्तांक स्कोर रैंक हमने दिए हैं वो। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, पर रैंक को हम देखते हैं। तो पहला आप देखिए फर्स्ट में तो रैंक कितना आया 3 और R1, और दूसरा रैंक कितना आया हुआ है 6। अर्थात हम चिन्ह को ध्यान में रखते हुए, साइन को ध्यान में रखते हुए हम जो भी वैल्यू जाएगी उसको हम डी वाले कॉलम में डिनोट करेंगे। तो हम 3 में से 6 को घटाएंगे तो कितना रहा -3। ऐसे ही 2 -1 1, 1 -2 -1, 5.5 -3 2.5, -9.5, 9 में 9.5 को अगर घटाते हैं तो कितना आएगा -0.5। इसी तरह 7.5 से अगर 6 को घटाएंगे +1.5, 5.5 से 4 घटाएंगे 1.5, 10 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो प्लस में 0.5 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 4 में से 6 को घटाएंगे तो -2 आ रहा है। और लास्ट जो आपका 7.5 है, इसमें से हम अगर 8 को घटाते हैं तो कितना रहा -0.5। अर्थात हमें साइन को ध्यान में रखते हुए R1 माइनस R2 को घटाना है, ज्यादा से कम नहीं घटाना है। जो भी वैल्यूज हैं R1 की आई हुई हैं उसमें से आपको R2 को घटाना है, साइन को ध्यान रखना है। एक चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है, जब हम इस पूरे वैल्यू को हम यहां से लेकर यहां तक पूरी वैल्यू को अगर हम देखें, इस वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब आपने जो भी डी का मान निकाला है, आप टेबल में फिट किए हो, उसका सम करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब आपने सही निकाला है। अगर यहाँ 0 नहीं आ रहा है तो आपने रैंक देने में कहीं ना कहीं कोई गलती की है, आप फिर से उसको चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए 0 आ रहा है, -3 -1 4 हो गया, 4.5 हो गया, 4.5 के बाद आपका यहाँ देखिए 6.5 और 0.5 7, तो माइनस का 7 आ गया यहाँ पर। अब प्लस को देखते हैं, 1 2.5 3.5 3.5 4 5 हो गया, 5 1.5 6.5 और प्लस 0.5 7। देखिए 7 प्लस 7 माइनस अर्थात 0। इसका मतलब आपका जो डी का मान निकला हुआ वो एकदम से सही है। अब हम आते हैं डी स्क्वायर। डी स्क्वायर सिंपली आप डी को स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर साइन 1 प्लस हो या माइनस हो, सारे स्क्वायर में आपके प्लस में ही आ जाएंगे। 2.5 का स्क्वायर 6.25, -0.5 का स्क्वायर 0.25, 1.5 का 2.25, ऐसे ही 1.5 का 2.5, फिर अगेन 0.5 का 0.25, 2 का 4 स्क्वायर किया, -2 का 4, उसके बाद -0.5 का -2.5। तो यहाँ पर जितने भी स्क्वायर करेंगे सारे प्लस हो जाएंगे। ध्यान रखना है आपको स्क्वायर को प्रॉपरली करना है, क्योंकि यहाँ से आपका कैलकुलेशन इसी वैल्यू से होगा। अगर जरा सा भी आपने गलती कर दिया तो आपके वैल्यूज कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर का मैंने हम मान निकाल लिया। डी स्क्वायर का मान निकालने के बाद अब हम निकालेंगे समेशन डी स्क्वायर। समेशन डी स्क्वायर का मतलब समेशन मैंने बताया था आपको, सम होता है, जोड़ होता है। तो सारे डी स्क्वायर के प्राप्तांकों को 1 बाई 1 करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो आपके मान डी के आए हुए हैं उन सारे मानों को हमने क्या कर लिया, सम कर लिया, उसको जोड़ लिया। जोड़ने पर इसका वैल्यू कितना आ गया 26.5। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, समेशन डी स्क्वायर की। समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, फार्मूले में फिट करेंगे। फार्मूला हमने आपको बताया था 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1। एक वैल्यू को इसमें हम फिट करते हैं, 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, अभी आपको मैंने बताया था कितना है 26.5।
उसके बाद n मैंने आपको बताया नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 10, तो यहाँ पर n का मान 10 आ गया। अब इसको मैंने n स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर माइनस 1 इस मान को फिर हम और सिंपल करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो आगे आएगा 1 माइनस 6 इंटू 26.5 अपान 10 इंटू स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 1। आगे और इसको हल करेंगे 1 माइनस 26.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 159 हो गया, और 100 माइनस 1 99 को 10 से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है आपका मान, आपकी वैल्यू आ रही है 990, तो 990 आपकी वैल्यू आ गई, और यहां पर आपका आ गया 159। 1 माइनस 159 अपान 990। अब 159 डिवाइड बाई 990 को जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.16। इसको 1 से अगर घटाएंगे तो आपका जो वैल्यू आ रहा है, जो आपका मान आ रहा है, वो आ रहा है 0.84। यही मान आपका कोरिलेशन का मान कहलाएगा। जहां तक आपने क्वेश्चन को सही कर लिया, आपने 95% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब अगला स्टेप जो आपका आएगा, जो मैंने आपको टेबल बताया था, आपको याद होगा टेबल कि मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करोगे, अपने मान को उस टेबल से जो मैंने आपको बताए थे टेबल, यहां पर कितना मान आपका आया 0.84 को मान को देखिए यहां पर आपका 0.84 कहां वेरी कर रहा है, 0.84 वेरी कर रहा है आपका 0.71 टू 0.9, क्योंकि प्लस में आया हुआ है तो ये इस वाले कॉलम में वेरी कर रहा है, इसका मान यहां पर फीड हो रहा है, तो ये क्या आ रहा है, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहां पर आपका जो मान आया 0.85 वो क्या हुआ, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन का आपका ये मान हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे, इसकी हम व्याख्या करेंगे। इसकी व्याख्या करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको दोनों जो परिणाम दिए हुए हैं उसको आपको बताना है। कैसे बताना है, प्राप्त परिणामों से पता चलता है कि दो चर x और y के बीच में उच्च धनात्मक सहसंबंध है। ठीक है, क्योंकि 0.84 आया है इसलिए उच्च धनात्मक सहसंबंध होगा। चलिए इसको थोड़ा सा, इसको हम एक सीक्वेंस देख लें, एक स्टेप देख लें। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राप्तांक को कॉलम में डालना है सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, उस कॉलम में जो भी आपके प्राप्तांक दिए गए हैं, एक्स वाई जो भी दिए हुए हैं, उनको आपको रैंक देना है। फिर थर्ड स्टेप में रैंक का डिफरेंस निकालना है, R1 माइनस R2, जो आपको D से डिनोट करता है। D का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, D स्क्वायर निकालेंगे। D स्क्वायर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सारे D स्क्वायर को जोड़ लेंगे। उसके बाद जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, वो मान क्या हो जाएगा, समेशन D स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद उस समेशन D स्क्वायर को हम फार्मूले में फिट करेंगे, 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। उसमें हमने फिट किया। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आया उस रिजल्ट की हम अब व्याख्या करेंगे। अब व्याख्या करना मैंने आपको बता दिया कि आप टेबल को देखिए, अपने माइंड में फीड रखिए उस वैल्यूज को, और उसको हाईली पॉजिटिव है, निगेटिव है, जो भी मान आए उसको आप उसी अकॉर्डिंग आपको उसका इंटरप्रिटेशन करना है। उसके बाद आपको एक छोटा सा हम देना चाह रहे हैं क्वेश्चन, जिसको आप प्रैक्टिस के रूप में करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप करिए, और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर जो सही है या गलत है। आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिस में लीजिए, और प्रैक्टिस में इसको लाने से एक तो आपका रिवाइज होगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर शेयर करें, जिससे कि मैं आपकी सभी शंकाओं का समाधान कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जल्द ही मिलते हैं आप सभी से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को गुड बाय।